वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स का न्यू पेपर पैटर्न दिया था और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का भी मैंने पेपर पैटर्न अपलोड कर दिया है, ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम जो है हमारा, उसके अंदर आज हम आउटपुट मेथड स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे वैसे तो आपको 3 मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आउटपुट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे आउटपुट मेथड। ये आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे आउटपुट मेथड, ठीक है। और आउटपुट मेथड के यहाँ पर हमें दो अलग यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन है यहाँ पर फाइनल गुड्स अप्रोच एंड सेकेंड वन वैल्यू एडेड अप्रोच, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में भी स्टडी करेंगे। ये आउटपुट मेथड के अंदर ही 2 पार्टीशन है, 2 अलग अलग मेथड है, ठीक है। 2 अलग अलग मेथड हैं, 2 अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये है आउटपुट मेथड और यहाँ पर 2 अलग अलग अप्रोचेस हैं। फर्स्ट क्या है, फाइनल गुड्स अप्रोच है और सेकंड है वैल्यू एडेड अप्रोच और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो ये दोनों किसके अंडर आते हैं, आउटपुट मेथड के अंदर आते हैं। तो अगर आपको बोला जाएगा कि आउटपुट मेथड एक्सप्लेन करना है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो फाइनल गुड्स अप्रोच और वैल्यू एडेड दोनों एक्सप्लेन कर देना अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है। और अगर फाइनल गुड्स अप्रोच डायरेक्टली पूछा है तो फाइनल गुड्स अप्रोच का ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। सबको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में उस तरीके से उसके मार्क्स देखना और मार्क्स देखने के बाद में जिस तरीके से वहाँ पर लिखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया आउटपुट मेथड, तो आउटपुट मेथड के अंदर ये दोनों मेथड है, एक है फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स के लिए आएगा और ज़्यादा अगर प्रिकॉशंस भी साथ में पूछेंगे तो 8 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स के लिए ही आता है, शॉर्ट नोट के लिए ही आता है ये, तो 4 मार्क्स तो पकड़ के चलो, ठीक है। आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों भी इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से सुनना और समझना और रीड करना, टेक्स्ट बुक एकदम ईजीली समझ में आ जाएगा। बट कंडीशन ये होती है कि जो टेक्स्ट बुक में इकोनॉमिक्स के टर्म होते हैं ना, वो अगर आपने अपने आंसर में नहीं लिखे तो आपको कम मार्क्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा टेक्स्ट बुक को रीड करना है बार बार। अगर आप बार बार टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आपकी जो इकोनॉमिक्स के अच्छे टर्म्स होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की अपने एक जो लैंग्वेज है, अगर उसी में आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम आउटपुट मेथड देखने वाले हैं कि ये कैसा होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल है। This method of measuring national income is also known as product method और inventory method। इस लाइन को हाईलाइट कर दो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है शफल करते हैं ये लोग। कैसे, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है अलग अलग नाम को चेंज कर दिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको पूछा जाएगा आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड, कोई भी आ जाए, इनमें से किसी भी नाम को यहाँ पर लिख दिया जाए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आउटपुट मेथड के अंदर कौन कौन से हैं, फाइनल गुड्स अप्रोच एंड सेकेंड वन इज वैल्यू एडेड अप्रोच और वैल्यू एडेड मेथड, ये दोनों आते हैं आउटपुट मेथड के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि आउटपुट मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और इन्वेंटरी मेथड भी बोलते हैं। आउटपुट मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और इन्वेंटरी मेथड भी बोलते हैं। एक्सप्लेन दी प्रोडक्ट मेथड, डायरेक्टली याद रखना है प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, आउटपुट मेथड। आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन इन्वेंटरी मेथड, आपको पता है इन्वेंटरी मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड पूछा जाएगा तो आपको पता है आउटपुट मेथड, लेकिन कभी कभी शफल करते हैं ये लोग, पूछते हैं एक्सप्लेन दी प्रोडक्ट मेथड, तो बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है यहाँ पर, इसलिए फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड प्लस इन्वेंटरी मेथड, ठीक है। यहाँ तक सबको
अच्छे से अपनी बुक में मार्क करना है और लिखना है। नेक्स्ट, दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। आउटपुट साइड मतलब एक कंट्री के अंदर कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, वहाँ पर कितनी कितनी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। आउटपुट जनरेट हो रहा है मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री के अंदर, प्रोडक्शन के साइड से हम ये स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर। अब इसके मेथड के अंडर और इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड कर दिया गया है इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। अलग अलग सेक्टर्स में क्या किया है इन्होंने, उसे डिवाइड कर दिया है। सच एज क्या क्या है वो देखो, अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। इनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर समझ लीजिए अगर इंडिया की इकोनॉमी है तो आप एकदम से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मतलब आउटपुट मेथड के अंदर इन्होंने क्या किया है, इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड कर दिया गया है कैसे, एग्रीकल्चर अलग, माइनिंग अलग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अलग अलग सर्विसेज, सर्विसेज में अलग अलग सर्विसेज आती हैं, डॉक्टर की सर्विस आती है, टीचर की सर्विस आती है, ऐसे अलग अलग सर्विसेज आती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेंगे तो रेल आएगा, फिर रोड ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो यहाँ से जो है अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, मैंने सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा एग्जांपल्स देती हूँ, लेकिन टर्मिनोलॉजीज ये जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है ऐसा ही लिखना है आपको। मैं आपको समझाती इसलिए हूँ क्योंकि अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं और ध्यान में रहेगा आंसर। द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड ईदर बाय वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर एट द मार्केट प्राइसेस। पहले यहाँ तक देखना लाइन और बाद में देखेंगे। आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड क्या फॉलो करता है, या तो हम सभी वैल्यू निकालेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक ईयर के अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, वैल्यूइंग करेंगे किस पे, मार्केट प्राइस पे। ये ज़रूर याद रखना, मार्केट प्राइस, ठीक है। कभी भी कुछ भी हम वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पर आउटपुट मेथड के अंदर तो हम मार्केट प्राइस को लेंगे। तो आउटपुट और प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड ये सब सेम है, मैंने आपको बताया, इसलिए बार बार यही बोलना है। तो आपको याद रहेगा कि आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड, इसके अंदर क्या होगा, हम सारी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये याद रखना है हमेशा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करेंगे जो एक साल के अंदर बनी है उनकी मार्केट प्राइसेस पे। ये एक हो गया, ठीक है। और उसके बाद और बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यू एट ईच हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अंटिल दीज प्रोडक्ट्स आर टर्न्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। और या फिर मैंने बताया ना आपको यहाँ तक पढ़ना, और से हम एक और यहाँ पर जो है मेथड बताया गया है कि या तो फिर हम कर सकते हैं ऐसा कि हम हर एक स्टेज जब प्रोडक्शन का बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन के स्टेज बढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वैल्यू एट ईच हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बताया ना, जैसे प्रोडक्शन का यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए अभी समझो ये 1 2 3 का एग्जांपल, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम वैल्यू को ऐड करेंगे, सेकेंड से यहाँ पर थर्ड पे स्टेज पे जाएगा तो हम वैल्यू ऐड करेंगे, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन में हमने क्या देखा, ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं एक ईयर के अंदर हम उसको मार्केट प्राइस पर जो है वैल्यू कर लेंगे। या फिर एक और यहाँ पर मेथड है, और मैंने बताया और एक और मेथड है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है तो उसमें हर एक स्टेज में कितना यहाँ पर वैल्यू ऐड हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है उस हर एक स्टेज में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक और ये दूसरा वाला मेथड है कि हम हर एक स्टेज पर उसका वैल्यू ऐड कर सकें।
until these product are turned into final products, जब तक वो एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ठीक है, दो अलग अलग वेज हैं, ये दो अलग अलग मेथड है। while using this method utmost care must be taken to avoid multiple और double counting। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है कि हम जब ये मेथड जो है अप्लाई करते हैं या फिर हम इसका जो है यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयरफुली काम करना है कि हम डबल काउंटिंग ना करें, अवॉइड करना है हमें मल्टीपल काउंटिंग, डबल काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रेड बनाया है तो ब्रेड के अंदर कॉस्ट ऑफ व्हीट और जो मतलब गेहूं का प्राइस और आटे का प्राइस वो सब मिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक बार मैं ब्रेड का वैल्यू निकालूं, फिर ब्रेड का तो मैंने ले लिया है और उसके अलावा मैं गेहूं का भी अलग से जोड़ लूं उसी के अंदर, या फिर गेहूं का भी लूं, आटे का भी लूं, ब्रेड का भी लूं, तो ये क्या होगा, डबल काउंटिंग होगा। ब्रेड के अंदर ही इंक्लूडेड है उसका वैल्यू। क्या बोल रही हूँ मैं, देखो ब्रेड के अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी व्हीट का वैल्यू प्लस फ्लोर का वैल्यू। ठीक है, ये पहले से ही इंक्लूड है तो मुझे इसे बार बार एडिशन करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बार बार एडिशन करने से क्या होगा, हमारी जो नेशनल इनकम है वो यहाँ पर सही से नहीं आएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, समझ लो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसलिए हमें क्या करना है, वो गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए समझो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है मल्टीपल और डबल काउंटिंग, डबल काउंट नहीं करना है हमें। हम देखो जब मल्टीप्लिकेशन भी करते तो क्या हम डबल काउंट करते, नहीं करते हैं ना, समझ लो। यहाँ पे डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, मतलब एक प्रोडक्शन के अंदर एक जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट यानी कि रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है उसकी प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होती है, आपको बेवजह उसको बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अनटिल दीज प्रोडक्ट्स आर टर्न्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, तब तक हमें ऐसा नहीं, यहाँ पे हम कहाँ थे, टू अवॉइड डबल काउंटिंग दिस मेथड सजेस्ट टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस। अब यहाँ पर डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, ये जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार हम जो काउंट करते हैं, अब इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग मेथड जो है सजेस्ट किए गए हैं फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, अब ये दो अलग अलग मेथड हम देखने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे हम फाइनल गुड्स अप्रोच। मैंने क्या बताया आपको, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस सजेस्ट किए गए हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको बताया है, इसलिए बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखो, जीडीपी जीएनपी के वीडियोस देखो। ठीक है, अब जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क क्या है, देखो प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। जीएनपी का अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जीएनपी के अंदर क्या हो रहा है, जितनी भी एक फॉर एग्जांपल जो इंडिया के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हम उसे भी काउंट करेंगे, वाइल एट द सेम टाइम जो हमारी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसमें से हम इम्पोर्ट की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे, रिसिप्ट्स में से हम पेमेंट्स को डिडक्ट कर देंगे, आर माइनस पी, रिसिप्ट्स में से हमें माइनस करना है पेमेंट्स को, मतलब जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हम उसको भी यहाँ पर लेंगे, लेकिन क्या होता है जो हमारी जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स है उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर फॉरेन कंट्री के अंदर हमारी इंडिया की कोई कंपनी सेटअप है तो वहाँ का जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। एट द सेम टाइम अगर इंडिया के अंदर फॉरेन की एक कंपनी है और वो अपना काम करती है तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ जीएनपी की जो वीडियो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की वो देखो तो आपको जीएनपी क्या है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फिर भी मैंने बताया है कि रिसिप्ट्स में से आपको पेमेंट हटाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट हटाना पड़ेगा और बाकी का फॉर्मूला सेम होता है जीडीपी का और जीएनपी का। बस हम यही करते हैं कि हम
जो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन की कंपनीज़ हैं उनका माइनस कर देते हैं, और जो हमारी जो कंपनीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर उनका जो है पेमेंट हम इंक्लूड करते हैं अपने जीएनपी के अंदर। और जो भी मतलब जो भी सेक्टर्स काम कर रहे हैं या जो भी हमारे जो पर्सन्स हैं इंडियन के सिटीज़न हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं, वो जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं, वो जीएनपी के अंदर सब इंक्लूड होता है। इसलिए जीएनपी क्या होता है, ये एकदम करेक्ट होता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये करेक्ट होता है। और इसलिए हम यहाँ पर मेजरमेंट जीएनपी के करने के लिए हम यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव वेज दिए गए हैं। फर्स्ट वन है फाइनल गुड्स अप्रोच। फाइनल गुड्स अप्रोच में क्या है, देखिए फाइनल गुड्स अप्रोच को भी यहाँ पर जो है दो नाम दिए गए हैं। एक है फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा है फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। तो ये भी 2 अलग अलग नेम यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं और आपको याद रखने हैं। फाइनल गुड्स अप्रोच और फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच ये दोनों सेम है, इसलिए याद रखना। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन, ये हमें पता है। देखो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो एकदम फाइनल कंजप्शन के लिए होते हैं, ठीक है, जो हमें रेडी टू ईट है, समझ लो, फाइनल कंजप्शन के लिए। According to this approach, value of all final goods and services produced in primary, secondary and tertiary sector are included and the value of all intermediate transactions are ignored. अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, ये 3 सेक्टर होते हैं, और ये तीनों सेक्टर के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। और यहाँ पर देखो क्या है इम्पॉर्टेंट, फाइनल। फाइनल वर्ड जो है वो आपको हमेशा याद रखना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हर एक सेक्टर में है, चाहे वो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, इन सभी जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, तो उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दिया जाएगा। और जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बात ध्यान में रखो, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दो उसको, ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दो। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। मतलब अगर एक मैं फाइनल गुड्स बना रही हूँ तो उसके अंदर रॉ मटेरियल, समझो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसका प्राइस भी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पर जो है अलग अलग डबल से काउंटिंग नहीं करना है। हैंस द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स के अंदर ही उसका जो इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हीट, मेकिंग ऑफ फ्लोर एक्सेट्रा। एक ब्रेड बनानी है, ठीक है, मेरी बेकरी की शॉप है और मैंने बेकरी में क्या बनाई, ब्रेड बनाई। तो ब्रेड के अंदर आटे का भी जो है जो प्राइस है वो इंक्लूड है, प्लस उसके अंदर गेहूं का भी जो व्हीट है उसका भी जो प्राइस है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड किसके अंदर, ब्रेड के अंदर। किसके अंदर इंक्लूडेड है, ब्रेड के अंदर। ये सारे प्राइस इंक्लूडेड हैं ब्रेड के अंदर, क्योंकि ब्रेड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। ब्रेड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है हमारा। मैं ब्रेड बना रही हूँ तो ब्रेड क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हम उसे कंजप्शन करेंगे। डायरेक्टली मैं ब्रेड घर पर लेके आऊँगी और ब्रेड खाते हैं सब लोग। तो यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए ब्रेड क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन एक सैंडविच वाले से पूछो, जो सैंडविच बनाता है वो, उसके लिए वो फाइनल नहीं है, क्योंकि वो उससे सैंडविच भी बना रहा है ना, ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। इसलिए वहाँ तक मत सोचना, ये अभी हम हाउस होल्ड के लिए सोच रहे हैं और ब्रेड के प्राइस में इंक्लूड कर रहे हैं, जो एकदम जो हम घर पर लाते हैं और डायरेक्टली खाते हैं, वहाँ तक ही सोचो अभी। तो इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो
कुछ लोग सोचते हैं वो ब्रेड वाला लेके सैंडविच बनाने वाला ब्रेड लेके जाएगा तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। मतलब इतने सारे जो है माइंड में जो ख्याल आते रहते हैं, उसको अभी थोड़ा सा ये करो, शांत करो, और यहाँ पर आराम से सिर्फ और सिर्फ ब्रेड को एक फाइनल प्रोडक्ट ही सोचो। ठीक है, ब्रेड का एग्जांपल बता रही हूँ, इसलिए ब्रेड को एक नॉर्मल एक फाइनल प्रोडक्ट अभी सोचना है सबको। नहीं तो क्या होता है, ये डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि मैं भी कभी कभी ऐसे सोचती थी, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा अभी मत सोचो। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर जो एग्जांपल बताया जा रहे हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट कौन हमने फाइनल प्रोडक्ट लिया है ब्रेड को, एज अ फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रेड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब ब्रेड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जिसके अंदर व्हीट मतलब गेहूँ का प्राइस और आटे का प्राइस सब इंक्लूड है। तो हमें बार बार अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ब्रेड का प्राइस लूँ प्लस व्हीट का प्राइस लूँ प्लस मैं आटे का प्राइस लूँ। तो ऐसा अलग अलग मुझे डबल काउंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्राइस ब्रेड के अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, देयर वैल्यूज़ आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब ब्रेड बन रहा था, ठीक है, जब ब्रेड बन रहा था, जब ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा था, वो जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन था उसके अंदर ही हमने ये सारे प्राइस दे दिए थे। इन द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दस अ सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स वुड मीन डबल काउंटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेड का प्लस व्हीट का प्लस फ्लोर का, अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये क्या होगा, ये डबल काउंटिंग होगा। नॉर्मली हमें क्या करना है, सिर्फ ब्रेड का प्राइस लेना है, क्योंकि ब्रेड के अंदर हमने गेहूं का और आटे का दोनों का प्राइस ले लिया है। ये सिंपल मैंने समझाने के लिए बता दिया है आपको सिंपलेस्ट वे में। अब हम वैल्यू एडेड अप्रोच पढ़ने वाले हैं। वैल्यू एडेड अप्रोच को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। अप्रोच और मेथड सेम थिंग है, सेम है मेथड। In order to avoid double counting, value added approach is used। अब डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए एक और यहाँ पर अप्रोच है, वो है वैल्यू एडेड अप्रोच। According to this approach, the value added at each stage of production process is included। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन में जो फेजेस होते हैं ना, अलग अलग फेजेस होते हैं, तो वो जो फेजेस में वैल्यू ऐड हो रही है, हमको हर एक स्टेज पे उसको क्या करना है, ऐड करते जाना है। हमें क्या करना है, हर एक स्टेज पर उसके जो वैल्यू है, ईच स्टेज पर वैल्यू जो है उसको इंक्लूड करते जाना है, जब तक जो है वो फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए। जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए, हर एक स्टेज पे हमें क्या करना है, उसका जो वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड, उसको ऐड करते जाना है तो हमें मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड। अब यहाँ पर हमें वैल्यू एडेड मिलेगा कैसे, मैं तो आपको बोल रही हूँ कि वैल्यू एडेड को प्लस करना है। अब ये वैल्यू एडेड मिलेगा कैसे, ठीक है, अब ये वैल्यू एडेड हमें मिलेगा कैसे, तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है छुपा हुआ। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट में से हमें माइनस करना है इनपुट का प्राइस, ठीक है। हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट में से इनपुट का जो प्राइस है वो माइनस करना है। हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट में से माइनस करना है इनपुट का प्राइस, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट में से हमें माइनस करना है इनपुट का प्राइस, तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू एडेड मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, हर एक स्टेज पे क्या होता है, वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा प्राइस। और ये एक अप्रोच है। Thus GNP is obtained as the sum total of values added by all the different stages of production process till the final output is
is reached in the hands of consumer to meet the final demand. This can be illustrated with the help of following table. अब यहाँ पर जो है हम नॉर्मली टेबल के जो थ्रू समझेंगे वैल्यू एडेड अप्रोच को। अब ये जो टेबल दी गई है, ये टेबल के थ्रू हमें समझना है। प्रोडक्शन स्टेजेस दिए गए हैं टेबल के अंदर, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया गया है, वैल्यू ऑफ इनपुट दिया गया है, और हमें यहाँ पर वैल्यू एडेड भी यहाँ पर कॉलम दिया गया है। अब ये सारे के सारे रुपीस में दिए गए हैं, ठीक है। आर का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है रुपीस को। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन स्टेजेस हैं। एक शर्ट बना रहे हैं हम, ठीक है, एक शर्ट बनाना है, फाइनल गुड है, यहाँ पर लिखा है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड क्या है? हमारा शर्ट है। शर्ट को बनाने के लिए कितने स्टेजेस पे पार करना पड़ता है शर्ट बनने तक के लिए? पहले तो कॉटन फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड है यार्न, फिर थर्ड है क्लोथ। क्लोथ से हम यहाँ पर शर्ट को बनाएंगे, और शर्ट क्या है? फाइनल गुड है। फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 150 है, और वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है? 0 है। तो वैल्यू एडेड कितना आएगा? 150। मैंने आपको बताया है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें माइनस करना है वैल्यू ऑफ इनपुट को, तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा। देखो एक बार फिर से सुन लो अच्छे से। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करना है, तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेज देखो, जब कॉटन से ये यार्न बनता है तो यहाँ पर देखो ये 250 आउटपुट हो जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाता है इसका? 250। लेकिन वैल्यू ऑफ इनपुट कितना था? हमने पहले इसमें इनपुट कितना लगाया था? कॉटन से यार्न बना, मतलब कॉटन यार्न के अंदर कॉटन का जो इनपुट है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। पहले कॉटन का जो यहाँ पर इनपुट हमने डाला तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। 250 में से 150 को माइनस कर दो तो 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया? वैल्यू एडेड मिल गया। मतलब कॉटन से यार्न बनने के लिए हमने इसमें कितना वैल्यू को ऐड किया। समझ में आ रहा है सबको कि हमने, मैं समझाने के लिए बहुत इजी वे में बता रही हूँ, ऐसा टेबल कोई समझाएगा नहीं आपको। वैल्यू एडेड समझो। यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ये टेबल में अच्छे से देखो, ये टेबल को अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा। पहले कॉटन थी, कॉटन में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था? 150, लेकिन उसमें इनपुट नहीं था, इनपुट 0 था, इसलिए वैल्यू एडेड कितना है? 150। क्योंकि 150 में से हमने माइनस किया 0 तो 150 आ गया। अब यहाँ पर जब हमने यार्न बनाया, हमने किससे यार्न बनाया? हमारे पास कॉटन मिली। अब कॉटन में तो पहले से ही इनपुट था ना, पहले ही उसमें वैल्यू एडेड था। वैल्यू एडेड कितना था उसमें? पहले ही कॉटन में वैल्यू एडेड था 150, और जब वैल्यू ऑफ आउटपुट यार्न का 250 है तो ये सिर्फ और सिर्फ यार्न का नहीं है, इसमें इनपुट भी इंक्लूडेड है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉटन को लेकर यार्न बनाया था, ठीक है। हमने कॉटन से लेकर हमने यार्न बनाया है, इसलिए 250 माइनस 150 करना है, और हमारे पास वैल्यू एडेड 100 आ जाएगा। उसके बाद में हमने यार्न को लिया और यार्न से हमने क्लॉथ बनाया, हमने कपड़ा बनाया, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा 400। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 400 है। और वैल्यू ऑफ इनपुट कितना था हमारा? 250 था। 250 कैसे? 150 प्लस 100, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि हमने कॉटन का प्लस करना है और यार्न का प्लस करना है, कॉटन और यार्न ये दोनों का वैल्यू एडेड हमारे पास है, और ये दोनों को मिक्स करके ही हमने क्या करा? अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ जो है क्लॉथ बनाया। हमारे पास प्रोसेस हो क्या आया? कॉटन से यार्न बना, यार्न से हमने क्लॉथ बनाया, ठीक है। ये प्रोडक्शन के स्टेजेस है, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले कॉटन था, कॉटन से हमने यार्न बनाया, फिर हमारे वैल्यू एडेड हुआ। वैल्यू एडेड 150 प्लस 100 करेंगे तो 250 आ जाएगा, दोनों का अगर वैल्यू एडेड करेंगे। और 400 में से हमें 250 को माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इनपुट को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 150 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में क्या होता है?
हमारे पास शर्ट का यहाँ पर फाइनल गुड्स का 500 आता है और हम इन तीनों को प्लस करेंगे। पहले हम कॉटन के वैल्यू एडेड को, यार्न को और यहाँ पर क्लॉथ को, तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 500 में से वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करना है हमेशा, तो हमारे पास वैल्यू एडेड मिल जाएगा जो कि है 100। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें क्या बताया गया था इस अप्रोच के अंदर कि हमें सारे के सारे वैल्यू एडेड जो हर एक स्टेज पे हो रहे हैं, हर एक स्टेज मतलब ये कॉटन से यार्न बना, फिर यार्न से क्लॉथ बना, ये एक स्टेजेस है ना प्रोडक्शन के, ये अलग अलग स्टेजेस हैं, तो इन सभी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू ऐड हो रहा है, हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रहा है। तो वैल्यू एडेड को हमें प्लस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू, हमें क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिल जाएगा। टोटल वैल्यू क्या है, 500। टोटल वैल्यू क्या है, 500 है, क्योंकि हमें वैल्यू एडेड को क्या करना है, प्लस करना है। जो हर एक स्टेज पर वैल्यू एडेड हो रही है, वैल्यू एडेड को हमें लास्ट स्टेज में टोटल वैल्यू निकालने के लिए प्लस करना है, और हमारे पास 500 यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर देखो टोटल शर्ट का वैल्यू ये भी 500 है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी डबल काउंटिंग हमने नहीं करी है। तो हम एकदम यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डबल काउंटिंग है वो हमने पूरी तरीके से अवॉइड करी है, और हमारे सक्सेसफुल 500 यहाँ पर अमाउंट आ गया है शर्ट का, वैल्यू ऑफ आउटपुट से भी और वैल्यू एडेड से भी। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो टेबल में ऐसा ही होना चाहिए हमेशा। वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ये मैंने आपको बताया है कि वैल्यू ऑफ इनपुट में से हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है देखो दिया गया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करना है, आउटपुट में से देखो इनपुट को माइनस करना है, ये याद रखना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा। हर एक स्टेज पर करना है, ये काम कम करना है, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी जो गुड्स बन रही है, हर एक प्रोडक्शन के जो स्टेज होता है उसमें हमें ये वैल्यू एडेड मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू एडेड कैसे मिलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को डिडक्ट करना है। द सम टोटल एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस मेक GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, GNP का फुल फॉर्म। इन द अबव टेबल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट इज शर्ट, शर्ट का जो वैल्यू है वो 500 है। द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो 500। और हर एक स्टेज पे जब हमने वैल्यू ऐड किया तो मैंने आपको बताया कि हमें प्रोडक्शन कितना मिला, वैल्यू एडेड करा तो हमें 500 मिला। Thus the total value added is equal to value of final good, और यहाँ पर आपको बस प्लस करके दिखाया 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100, तो अमाउंट आता है 500, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या देखना है, प्रिकॉशन शुड बी टेकन। प्रिकॉशन यहाँ पर क्या क्या लेने हैं, देखो, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, मैंने बताया डबल काउंटिंग को हमें अवॉइड करना है, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को कंसिडर करना है, मतलब टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि हम उसको कंसिडर करेंगे और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। Imputed value of goods produced for self-consumption is included in national income. आपको पता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनके फार्म लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो वो अपने घर के लिए पहले से निकाल कर रख लेते हैं, तो वो क्या होता है, सेल्फ कंजप्शन। इजी लैंग्वेज में वो थोड़ा अपने लिए घर के लिए निकाल के रख लेते हैं, तो वो सेल्फ कंजप्शन में आएगा। तो ये पॉइंट में बताया गया है जो गुड्स यूज होते हैं सेल्फ कंजप्शन बाय द फार्मर्स, उसको हम एस्टिमेट करेंगे बाय गेस वर्क। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं ये हमें लेने हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइसेस आर टू बी डिडक्टेड। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इंक्लूड होते हैं मार्केट प्राइस के अंदर उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। और जो सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट ने दी है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको शुड बी एडेड, उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा
एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब अगर हमें एक्यूरेट एस्टिमेशन करना है नेशनल इनकम के लिए तो हमें ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं मार्केट प्राइस के अंदर उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा, और जो सब्सिडीज़ जो देती है गवर्नमेंट हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको ऐड करना पड़ेगा, तो हमें एक्यूरेट नेशनल इनकम मिलेगी। नेक्स्ट है वाइल इवैल्यूएटिंग आउटपुट चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट ईयर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। आपको मैंने बताया है कि जब हम इवैल्यूएट करते हैं आउटपुट को तो जो चेंजेस आते हैं प्राइस लेवल में वो क्यों आते हैं, क्योंकि अलग अलग ईयर्स की डिफरेंट ईयर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो उसके लिए यहाँ पर जो प्राइस लेवल चेंज आ रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ईयर्स मस्ट बी टेकन अकाउंट, तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम इवैल्यूएट करने हैं आउटपुट। चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट ईयर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अलग अलग ईयर्स में जो भी प्राइस लेवल में चेंज आ रहे हैं उसको हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा। मैंने जो स्टार्टिंग में जब जीएनपी एक्सप्लेन किया आपको इसी वीडियो के अंदर, तब मैंने आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ईजी वे में एक्सप्लेन किया है कि हमें एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल असेट शुड बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन का जो कैपिटल असेट डेप्रिसिएशन का ऑफ कैपिटल असेट है उसको हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। 7th पॉइंट है वो है सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। अब ये जो सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है ना, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। करंट प्रोडक्शन का पार्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक ईयर के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, उनकी मॉनिटरी वैल्यू को कंसिडर किया जाता है एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ये जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट होते हैं ये उस साल के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, इसलिए इसको इग्नोर मार देना, इसको बिल्कुल भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले तो इनको इंक्लूड किया था ना जब ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड हुए थे। लेकिन इस साल की प्रोडक्शन करंट प्रोडक्शन ईयर के अंदर नहीं आते हैं वो, तो उन्हें इंक्लूड नहीं करना है। आउटपुट मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन दी underdeveloped countries, however it is less reliable because of the margin of error। यहाँ पर margin of error की वजह से क्या होता है, तो जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर लेकिन ये जो मेथड है लेस रिलायबल है बिकॉज ऑफ मार्जिन एरर, जो मार्जिन एरर है उसकी वजह से। In India, this method is applied to agriculture, mining and manufacturer including handicraft, but it is not applied for transport, commerce and communication sectors in India। तो ये जो अलग अलग सेक्टर्स है ना इन पे अप्लाइड नहीं होता है। किस पर अप्लाइड नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो इंडिया के अंदर है इन पर ये अप्लाइड नहीं होता है। लेकिन ये किस पर अप्लाइड होता है, ये अप्लाइड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरर्स में, इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट, मतलब हैंडीक्राफ्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन ये जो नीचे के सेक्टर्स है ना, ये जो मैंने अंडरलाइन किए इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे किसके बारे में, इनकम मेथड के बारे में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।